So we are discussing about the polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is also known as PCR. शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी PCR. ये लेटर्स फर्स्ट लेटर्स यूज किए गए हैं. अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है? ये एक टाइप का प्रोसीजर है जिसके अंदर हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम एम्पलीफिकेशन करते हैं ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एम्पलीफिकेशन. बट दिस एम्पलीफिकेशन इज सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन बोलते हैं इसे. किस वजह से? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम पूरे जीनोम को एम्पलीफाई नहीं करते हैं. हम एक पूरे सेल के डीएनए को, उसके न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए, सबको एम्पलीफाई नहीं करते हैं. हम सिर्फ उसका एक सेगमेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी को एम्पलीफाई करते हैं. तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस फॉर एम्पलीफिकेशन. So this type of amplification is known as selective amplification, and this whole procedure is considered to be very rapid. काफी फास्ट प्रोसीजर होता है ये, यानी आपको बहुत ज्यादा डीएनए की कॉपीज मिल जाएंगी विद इन 1 आवर. तो 1 घंटे के अंदर लगभग 30 साइकिल हो जाती हैं पीसीआर चेन रिएक्शन की. तो इस रिएक्शन में आपको 30 मतलब 1 घंटे के अंदर लगभग 10 लाख 20 लाख इतनी कॉपीज इजीली मिल सकती हैं डीएनए की. चलो, अब इसमें एक और चीज जो हमें देखनी है वो ये कि ये वाला जो पूरा रिएक्शन होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ये इन विट्रो कैरी आउट किया जाता है. इन विट्रो रिएक्शन इसे बोलते हैं. दूसरी चीज की इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलिस नाम था उन साइंटिस्ट का, और 1985 में उन्होंने ये पूरा प्रोसीजर डिस्कवर किया था. इस प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है. अब वो चीजें क्या हैं? सबसे पहले हमें प्रायर नॉलेज चाहिए, प्रायर नॉलेज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस. मतलब जिस भी डीएनए सीक्वेंस को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसकी प्रायर नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए. अब ये सीक्वेंस पता होने वाली चीज किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दिस प्रायर नॉलेज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस वुड बी यूज्ड टू डिजाइन प्राइमर्स. What are primers? Primers are short nucleotide sequences. शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं तो इन्हें बोलते हैं ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. ऑलिगो मतलब छोटा होता है. तो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का यूज करते हैं. तो वो सीक्वेंसेस हमें हेल्प करते हैं उस डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए. तो अगर हमारे पास प्राइमर्स नहीं होंगे तो हम डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई भी नहीं कर पाएंगे. तो हमें सबसे पहले डीएनए सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी हम प्राइमर्स बना पाएंगे ताकि वो प्राइमर्स उस डीएनए सीक्वेंस से बाइंड कर जाएं. नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये प्राइमर्स कितने न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं. सो 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होने चाहिए प्राइमर्स. इससे लंबे भी नहीं होने चाहिए और इससे छोटे भी नहीं होने चाहिए. किस लिए? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो प्राइमर्स बनाने के लिए हमें डीएनए सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है. और मोस्टली क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द होल जीनोम. ये पूरा जीनोम है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, बट हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं सिर्फ इतना सेगमेंट. तो हम क्या करेंगे, हमें इस सीक्वेंस के आसपास के रीजन की नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लगभग इतना रीजन हमें पता होना चाहिए कि क्या है वहां का सीक्वेंस. सिमिलरली यहाँ भी पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है. अब ये जो रीजन्स होते हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI के आसपास हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे हैं, इन्हें बोला जाता है फ्लैंकिंग रीजन. फ्लैंकिंग रीजन. तो ये फ्लैंकिंग रीजन यूज किए जाते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ प्राइमर्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइमर्स यहाँ पे और यहाँ पे बाइंड करें
तभी वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर पाएंगे इस रीजन को। तो उसके लिए हमें फ्लैंकिंग रीजन पता होने चाहिए। अब प्राइमर को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। तो कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है प्राइमर डिजाइनिंग के लिए? उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है प्राइमर लेंथ का। यानी प्राइमर लेंथ जो है ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए। इट शुड नीदर बी टू लॉन्ग नॉर बी टू शॉर्ट। तो इसके लिए क्या रीजंस हैं? ज्यादा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, या ज्यादा लंबा हो जाएगा तो क्या होगा? तो अगर प्राइमर ज्यादा छोटा होगा तो उसका मतलब ये है कि वो छोटा सीक्वेंस बहुत इजी होगा पूरे जीनोम में फाइंड आउट करना, तो वो कहीं भी जाके बाइंड कर जाएगा। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, तो यहाँ पे नॉन टारगेट साइट्स पे भी वो बाइंड कर सकता है अगर वो सीक्वेंस छोटा होगा तो, क्योंकि छोटे सीक्वेंस को फाइंड आउट करना इजी है एज कंपेयर टू लॉन्ग सीक्वेंस को फाइंड आउट करना। तो शॉर्ट प्राइमर इसीलिए रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि वो नॉन टारगेट साइट्स पे बाइंड करके नॉन टारगेटेड एम्पलीफिकेशन शो करता है, मतलब ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई कर देगा जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो कंटैमिनेशन हो जाएगी डीएनए की। अगर वो लॉन्ग होगा काफी ज्यादा तो उसका मतलब है कि वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, उसे बहुत कम रीजन्स मिलेंगे डीएनए के जहां पे वो बाइंड कर सके। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो काफी ज्यादा स्लो होगा, हाइब्रिडाइजेशन की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो ये एक प्राइमर लेंथ वाला चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी है प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे। अब सेकंड चीज जो हमें याद रखनी है हमेशा वो आती है बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन, बेस इज नाइट्रोजनस बेस हेयर, तो बेस कंपोजिशन जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्राइमर के अंदर कितना जी, कितना सी, कितना टी और कितना ए होना चाहिए। तो बेस कंपोजिशन में ज्यादातर हम प्राइमर के सीक्वेंस में जीसी कंटेंट देखते हैं। जीसी कंटेंट जहां भी टर्म आएगी इसका मतलब है ग्वानिन एंड साइटोसिन कितने हैं ये देखते हैं। तो ये लगभग 40 to 60% होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इतने होने से क्या फायदा होगा कि जहां पे भी वो प्राइमर जाके बाइंड किया है वहां पे बाइंडिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी वो इजीली निकल नहीं पाएगा। तो इतना बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस है। इससे कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा एटी सीक्वेंस होगा और जीसी सीक्वेंस कम होगा। यानी एटी सीक्वेंस जो होता है ये हमें पता है एडेनिन और थाइमीन जो होते हैं इनके बीच में 2 बॉन्ड्स बनते हैं, बट ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या बनते हैं, 3 बॉन्ड्स। तो अगर जीसी कंटेंट इससे कम हुआ 40 to 60% से, तो उसका मतलब है 80 ज्यादा है। 80 ज्यादा होने का मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड है उन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ट्रिपल नहीं है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर जीसी कंटेंट कम होता है किसी भी प्राइमर के अंदर। तो नेक्स्ट थर्ड चीज हमें क्या याद रखनी है प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे, वो है नेचर ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस किस टाइप का यूज कर रहे हैं हम प्राइमर बनाने के लिए। सीक्वेंस जो भी हमारा प्राइमर होता है उसके अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं होनी चाहिए। इन्वर्टेड रिपीट्स का मतलब क्या है, इन्वर्टेड रिपीट्स का ये मतलब होता है जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसे हम सेम साइड से सेम तरीके से पढ़ पाते हैं दोनों साइड से, वैसे ही इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं ऐसी सीक्वेंसेस जो प्राइमर्स मोस्टली जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो अगर इन्वर्टेड रिपीट्स यहाँ वाली रिपीट से मैच कर गई तो ये जुड़ जाएंगे ये दोनों एंड्स, तो आपको कुछ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर आप नहीं चाहते डीएनए के अंदर आए, क्योंकि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर अगर बन गया तो वो हेयर पिन स्ट्रक्चर हमारे डीएनए टारगेटेड डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो हमें इन्वर्टेड रिपीट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे। आपको ये सब चीजें अभी आपने की नहीं होंगी, बट मास्टर्स के केस में जब आप रिसर्च करते हो, एमफिल करते हो या फिर आप पीएचडी करते हो, तो उस केस में आपको प्राइमर डिजाइन करने पड़ते हैं अपने डीएनए सीक्वेंस के हिसाब से।
तो वहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइमर किस तरीके से हम डिजाइन करें। चौथी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है उसे बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो प्राइमर जो है वो बाइंड कर पाएगा टारगेटेड सीक्वेंस से, मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसके साथ जुड़ जाएगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर हमेशा प्राइमर्स का मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस से डिफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दो प्राइमर्स का यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए। ये दो प्राइमर्स होते हैं जिन्हें एक बोलते हैं FR और दूसरा होता है FP और दूसरा होता है RP। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा होता है रिवर्स प्राइमर। जैसे मैंने आपको डीएनए सीक्वेंस बताया था, दिस इज द डीएनए सीक्वेंस। इसमें मैंने आपको बताया था एक प्राइमर इधर बाइंड करेगा, एक इधर बाइंड करेगा। तो दिस प्राइमर वुड बी FP फॉरवर्ड प्राइमर, क्योंकि आगे की साइड चल रहा है, और दूसरा होगा रिवर्स प्राइमर, पीछे की साइड चल रहा है। इन दोनों का इंडिविजुअली आप मेल्टिंग टेम्परेचर देखोगे, यानी जिस टेम्परेचर पे ये यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे उस पर्टिकुलर टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस से। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के मेल्टिंग टेम्परेचर में, डिफरेंस 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, जब आप अनीलिंग का टेम्परेचर दोगे, अनीलिंग 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर में, एक डीनेचुरेशन, एक अनीलिंग और एक एक्सटेंशन। तो जब अनीलिंग के टाइम पे जब आप टेम्परेचर दोगे तो आपने टेम्परेचर मान लेते हैं कि फॉरवर्ड प्राइमर का जो टेम्परेचर है मेल्टिंग टेम्परेचर वो है 50 डिग्री सेल्सियस और रिवर्स प्राइमर का है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होगा, आप एवरेज टेम्परेचर नहीं दे पाओगे अनीलिंग में। अनीलिंग तो आपको दोनों के लिए सेम टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, मतलब कि अगर आप यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस भी देते हो तो 65 डिग्री सेल्सियस पे ना रिवर्स प्राइमर बाइंड कर पाएगा ना फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड कर पाएगा। तो ज्यादातर देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो मेल्टिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये 45 डिग्री है तो ये 50 होगा, चलेगा, क्योंकि 5 डिग्री का इधर उधर हो सकता है। यानी 47 अगर आप अप्लाई कर दोगे तो दोनों प्राइमर्स बाइंड कर जाएंगे। तो मेल्टिंग टेम्परेचर देखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे। अब हम ये देखते हैं कि एक टाइप के ये तो रूल्स थे जिन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है प्राइमर डिजाइनिंग के टाइम पे। अब आते हैं एक टाइप के प्राइमर्स जो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट प्राइमर्स। डीजेनरेट प्राइमर्स ये कौन से प्राइमर्स होते हैं? ये ऐसे प्राइमर्स होते हैं जो यूज तब किए जाते हैं जब आपको डीएनए के सीक्वेंस नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक साइंस की अगर हम बात करते हैं, आप एक क्राइम सीन पे गए, उस क्राइम सीन पे आपको एक हेयर मिला, एक बाल मिला। अब उस बाल से आपने डीएनए निकाला, अब उस डीएनए का सीक्वेंस तो आपको पता ही नहीं होगा, तो उस केस में आप डीजेनरेट प्राइमर्स का यूज करोगे फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट डीएनए। तो उस एम्प्लीफिकेशन के लिए जो डीजेनरेट प्राइमर्स आप यूज कर रहे हो, डीजेनरेट प्राइमर्स ऐसे प्राइमर्स होते हैं जो लगभग किसी भी डीएनए से बाइंड कर सकते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि ये एक मिक्सचर होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमर्स, मिक्सचर ऑफ ऑल द सिमिलर सीक्वेंस कंटेनिंग प्राइमर्स। तो मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में लगभग लगा लो कि 10-15 प्राइमर्स हैं, तो 10-15 में से 1-2 प्राइमर तो कम से कम उससे बाइंड कर जाएंगे, उस डीएनए जो टारगेटेड डीएनए है उससे। तो इस केस में, ऐसे केस में हम डीजेनरेट प्राइमर्स का यूज करते हैं जहां पे हमें कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज नॉट नोन। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज नॉट नोन, अननोन है, तब हम डीजेनरेट प्राइमर्स का यूज करते हैं। इन प्राइमर्स में मेनली होता है वेरिएशन। वेरिएशन किस तरीके का? एट 1 और मोर पोजीशंस, एट 1 और मोर पोजीशंस। मतलब क्या होगा कि 10 प्राइमर अगर हैं तो 10 प्राइमर के अंदर अगर 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो प्रेजेंट हैं, तो
हर एक प्राइमर दूसरे प्राइमर से एक न्यूक्लियोटाइड में डिफर कर रहा है, तो सब टाइप का कॉम्बिनेशन उन प्राइमर्स के सॉल्यूशन में आपको मिलेगा, तो वो किसी भी डीएनए से इजीली बाइंड कर सकते हैं। ये था डीजेनरेट प्राइमर तक की बात। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कट तो नहीं रही ना? आवाज आ रही है मनीषा, निखार? ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट, किसी भी सेंस में कोई डाउट? ठीक है, तो ये अभी तक हमने प्राइमर्स के बारे में पढ़ा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किस तरीके के प्राइमर्स यूज कर सकते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे कि ये पूरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की साइकिल कैसे होती है और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की साइकिल में। तो स्टेप्स ऑफ पीसीआर हम देख लेते हैं। तो स्टेप्स 3 है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जिसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप होता है जिसे बोलते हैं अनीलिंग। तो सेकेंड स्टेप इज अनीलिंग। देन वी हैव थर्ड स्टेप, दैट इज एक्सटेंशन। अब इन स्टेप्स में हो क्या रहा है? इन स्टेप्स में बेसिकली जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो ये है कि आपके पास ये डीएनए सीक्वेंस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर इस तरीके का दिया जाता है कि डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं। तो ये हो गया डीनेचुरेशन का फेज, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है अनीलिंग का। अनीलिंग में प्राइमर्स लाइगेट किए जाते हैं। तो प्राइमर्स जो डाले हैं आपने, वो प्राइमर्स जुड़ जाते हैं दोनों एक एक स्ट्रैंड से, इस तरीके से। तो एक हो गया फॉरवर्ड प्राइमर और एक हो गया रिवर्स प्राइमर। दिस स्टेप इज नोन एज अनीलिंग, अनीलिंग ऑफ द प्राइमर्स, प्राइमर्स का जुड़ना टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। और थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप में ये पॉलीमरेज, ये जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स हैं, ये आगे एक्सटेंड करते हैं डीएनए सीक्वेंस को, यानी डीएनए का स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मेनली हो क्या रहा है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो हर एक, इसे बोलते हैं सिंगल साइकिल। सिंगल साइकिल कंटेन्स ऑल दीज 3 स्टेप्स। तो जब 1 2 3 स्टेप्स हो जाएंगे, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो सेकेंड साइकिल स्टार्ट करने के लिए फिर से ये प्रोसीजर होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग, फिर एक्सटेंशन। तो ऐसे साइकिल्स चलती रहती हैं। अगर आप अपनी जो बेसिक चीज में अगर आप बोलूं, तो आपको जो 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा था, उसमें भी आपने यही 3 स्टेप्स पढ़े थे। और वहां पे एक चीज देखी होगी कि पूरा ये जो डायग्राम बना था, उसके नीचे ऐसे एरो करके ऐसे एरो बना था और उस पर लिखा था 30 साइकिल्स। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस हम 30 साइकिल्स के ही करते हैं, यानी ये तीनों स्टेप्स हम 30 टाइम्स रिपीट करवाते हैं। तो 30 टाइम्स बहुत ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लगभग ये लगा लो इतने 10⁻⁷ डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे 1 घंटे की 30 साइकिल्स में। 1 घंटे में ज्यादातर 30 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो 1 घंटे के अंदर इतने डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ डीएनए। फोरेंसिक साइंस में इसी चीज का यूज किया जाता है, यानी अगर आपको एक भी बाल मिला या थोड़ा सा भी सलाइवा का कुछ कंटेंट आपको मिला, स्पर्म मिला किसी एरिया से, या फिर आपको लिप्स का जो निशान मिल जाता है ग्लास के ऊपर वो मिला, तो वहां से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप लगा लो कि वो डीएनए कितना छोटा होता है, कितना थोड़ा सा डीएनए होता है। तो उस डीएनए को बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करनी पड़ती है, डीएनए का स्ट्रक्चर सीक्वेंस देखना पड़ता है। तो उन सब प्रोसीजर्स में तो हमें डीएनए चाहिए होगा।
अब एक डीएनए मॉलिक्यूल से वो सारे प्रोसीजर्स तो हम कर नहीं सकते, तो हम उस डीएनए मॉलिक्यूल को एम्पलीफाई करवाते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएं, और उन डीएनए मॉलिक्यूल्स को फिर हम यूज करते हैं फर्दर स्टेप्स में, फर्दर प्रोसीजर्स में जो भी हमें फॉलो करने हैं। तो मैं आपको ये चीज बता रही थी कि ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेप कितने टेम्परेचर पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डीनेचुरेशन स्टेप जो होता है वो ज्यादातर 93 से 95 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। 93 से 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन किया जाता है। मोस्टली टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है डीनेचुरेशन का। सेकेंड स्टेप जो अनीलिंग का होता है, उस अनीलिंग के टेम्परेचर के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ज्यादातर प्राइमर्स इतने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अनील हो जाते हैं, यानी टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से बाइंड कर जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस चीज का। अब ये जो टेम्परेचर डिसाइड होता है ये हर एक पॉलीमरेज और हर एक डीएनए सीक्वेंस के लिए अलग अलग होता है। मतलब कि आप कौन सा डीएनए सीक्वेंस यूज कर रहे हो या फिर आप कौन सा टाइप का पॉलीमरेज यूज कर रहे हो फॉर द पीसीआर रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर वेरी करता रहता है। ज्यादातर जो मैंने मेल्टिंग टेम्परेचर आपको बताया उसके 5 डिग्री बिलो ही ये टेम्परेचर सेट किया जाता है। तो अगर मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा 75 डिग्री सेल्सियस था प्राइमर्स का, तो अनीलिंग हम यूज करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री बिलो यूज करा जाता है टीएम के, मेल्टिंग टेम्परेचर के। ये इतना होना चाहिए ये टेम्परेचर कि प्राइमर्स बाइंड कर जाएं उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट से, क्योंकि अगर वो प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगा। और मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ATGC, कितने G हैं कितने T हैं, इन सब पे डिपेंड करेगा मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। TM कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं 4 into G+C ग्वानिन एंड साइटोसिन प्लस 2 into A+T। अब इन सबको कैलकुलेट करके जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आया वो है मेल्टिंग टेम्परेचर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 4 और 2 वैल्यू क्यों ली गई है, तो क्या होता है कि जो GC कंटेंट होता है वो डबल होता है लगभग 80 कंटेंट का, तो अगर हमने 80 कंटेंट 2 लिया है तो GC कंटेंट 4 ही हम हमेशा लेंगे। इससे आप मेल्टिंग टेम्परेचर निकाल सकते हो डीएनए सीक्वेंस का। अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। तो थर्ड स्टेप होता है जिसे एक्सटेंशन बोला जाता है। एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन जो स्टेप होता है ये स्टेप किया जाता है एट अराउंड 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस। तो अनीलिंग टेम्परेचर था जो डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन दी प्राइमर सीक्वेंस, प्राइमर कितने सीक्वेंस का प्राइमर है उसके अकॉर्डिंग अनीलिंग टेम्परेचर डिसाइड होता है। एक्सटेंशन टेम्परेचर डिसाइड होता है पॉलीमरेज के ऊपर कि पॉलीमरेज कितने टेम्परेचर पे पॉलीमराइज कर सकता है, यानी रेप्लिकेट कर सकता है उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को। तो ये सब पॉलीमरेज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलीमरेजेस की बात करें, ज्यादातर पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो हम यूज करते हैं हीट स्टेबल पॉलीमरेजेस। हीट स्टेबल पॉलीमरेजेस, हीट स्टेबल पॉलीमरेजेस का किस लिए यूज किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हीट स्टेबल पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। तो इन पॉलीमरेजेस को ज्यादातर आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले बैक्टीरिया जो हैं उनके आसपास का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हॉट है कि उनके पॉलीमरेजेस इस तरीके से मॉडिफाई हो गए हैं कि वो उस हॉट स्प्रिंग में, उस हॉट टेम्परेचर में भी इजीली रेप्लिकेट कर सकें उसका डीएनए सीक्वेंस। तो ज्यादातर हीट स्टेबल पॉलीमरेजेस का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बता रही थी टैक पॉलीमरेज के बारे में।
तो टैक पॉलीमरेज जो होता है ये थर्मस एक्वेटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है। थर्मस एक्वेटिकस ये बैक्टीरिया का नाम है जो एक थर्मोफाइल है। थर्मोफाइल मतलब हीट स्टेबल बैक्टीरिया है, हॉट एरिया में रहता है और ज्यादातर हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया में ये रहता है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन एंजाइम है जो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं उसे बोलते हैं पीएफयू। इसका नाम सुनोगे आप जब भी पीसीआर खुद से लगाना सीखोगे आप। तो पीएफयू पॉलीमरेज जो होता है ये आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम पायरोकोकस। पायरोकोकस नाम का बैक्टीरिया है, फ्यूरियोसस इसकी स्पीशीज का नाम है। पायरोकोकस फ्यूरियोसस नाम के बैक्टीरिया से ये निकाला जाता है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। थर्मस एक्वेटिकस से क्वेश्चन आ सकते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस इसका एक्सटेंशन टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर भी याद रखना। इस टेम्परेचर पे ही टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड कर पाता है यानी डीएनए को रेप्लिकेट कर पाता है। अगर इस टेम्परेचर से थोड़ा भी कम या ज्यादा टेम्परेचर होगा तो न्यू डीएनए का सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है आफ्टर ईच साइकिल, एक साइकिल होने के बाद जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था डबल हो जाएगा। ये डीएनए का सीक्वेंस था पहले, एक साइकिल के बाद 2 डीएनए के सीक्वेंसेस आपको मिल जाएंगे यानी डबल हो गया डीएनए का अमाउंट। तो आप लगा लो कि 30 साइकिल्स हो रही हैं, हर एक साइकिल के बाद डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो होती है। याद रखना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो होती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आफ्टर ईच साइकिल। एंड ये जो एक पीसीआर रिएक्शन कितना ज्यादा पीसीआर प्रोडक्ट बना पाता है, इस प्रोसेस को, इस चीज को बोलते हैं पीसीआर एफिशिएंसी। तो पीसीआर एफिशिएंसी कंप्लीटली डिपेंड करती है टाइप ऑफ पॉलीमरेज। पॉलीमरेज कौन से टाइप का आपने यूज किया है, क्योंकि हर एक पॉलीमरेजेस की जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, तो वो वेरी करती है। और दूसरी चीज ये भी वेरी करती है कि पॉलीमरेज जो है वो कितनी, उसकी रेप्लिकेशन रेट कितना है, कितनी जल्दी वो रेप्लिकेट कर पाएगा एक डीएनए सीक्वेंस को। यही था पीसीआर के बारे में। किसी को कोई डाउट?